नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। 15 शहर 15 रिपोर्टर का रुख करें। उससे पहले बड़ी खबर भोपाल से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट मौसम विभाग के जरिए जारी किया गया है, जिनमें अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी में भी भारी बारिश होगी। साथ ही होशंगाबाद, हरदा, झाबुआ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा खरगोन, नरसिंहपुर, रीवा के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उधर सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में तय समय से एक दिन पहले ही मानसून पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 17 जिलों के लिए ये येलो अलर्ट है और इन 17 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, आशंकाएं जताई गई हैं। और इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट इन 17 जिलों में, जिनमें अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, हरदा, झाबुआ, खरगोन, नरसिंहपुर, रीवा शामिल हैं। खबर भोपाल से, जहां झमाझम बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ भोपाल में जमकर बारिश हुई। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। प्री मानसून से पूरा शहर तरबतर हो गया। दरअसल राजधानी भोपाल में जमकर बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और कई इलाके की बिजली भी इस बारिश से बाधित हो गई। क्योंकि हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ ये बारिश हुई, जनजीवन अचानक ठप हो गया, रुक गया और कई जगह बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। प्री मानसून से पूरा शहर भीग गया। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, प्री मानसून और लेकिन तेज हवाओं के साथ पूरा शहर भीग गया। जी प्रशांत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। ये तय समय से एक दिन पहले यानी कल मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है और होशंगाबाद, इंदौर, शहडोल, जबलपुर संभाग के कुछ जिले हैं जहां पर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और कुछ जिले हैं जहां पर अभी मानसून आना है। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के 17 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यानी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां पर आज और कल भारी वर्षा हो सकती है। यानी मानसून के दस्तक के साथ ही जो प्रदेश भर के जो 17 जिले हैं यहाँ पर भी भारी वर्षा हो सकती है और वहीं कुछ संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। हालांकि भोपाल में जो मौसम है बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से और बीते एक दिन से देखा जाए तो बहुत ज्यादा उमस थी, नमी बनी हुई थी और यही वजह है कि आज मौसम में बदलाव देखा गया है और झमाझम बारिश आज भोपाल में देखी जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल रंजना, अब चूंकि भोपाल में जिस अंदाज में बारिश हुई है तेज हवाओं के साथ, बेहद ही तेज बारिश, और दूसरी तरफ मानसून विभाग येलो अलर्ट जारी कर रहा है 17 जिलों के लिए, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद ही जबरदस्त ये 17 जिलों के लिए आने वाले दिन रह सकते हैं। चूंकि तेज बारिश इन 17 जिलों में जताई गई, आशंकाएं जताई गई हैं। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि इस बार जिस तरह से प्री मानसून एक्टिविटी हुई है वो भी बहुत हद तक बारिश अपने साथ लेकर आई। यानी बहुत ज्यादा जो जिले हैं मध्य प्रदेश के वहां पर प्री मानसून एक्टिविटीज के तहत बहुत ज्यादा बारिश भी दर्ज की गई है, रिकॉर्ड की गई। यानी जो 9 तपे थे वो भी इस बार कम तपे थे, लू नहीं चली थी। ऐसे में अब जो मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी की। यानी बहुत अच्छी बारिश मानसून की दस्तक के साथ ही होने जा रही है और भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रशांत, शुक्रिया रंजना, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो राजधानी भोपाल में जमकर बारिश हुई और मौसम विभाग अब 17 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर रहा है बारिश के मद्देनजर। पर अब रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सांची विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क अभियान किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सांची में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री का इसके बाद सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।
ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाकी बची सीटों पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत सुर्खी विधानसभा के बांसा गांव से करने वाले थे, लेकिन यहां पर तेज बारिश होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम निरस्त हो गया। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने की अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज ग्वालियर इलाके में होने वाले उपचुनाव को लेकर अहम बैठक की, जिसमें ग्वालियर इलाके के कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान ग्वालियर सीट पर उपचुनाव लड़ने वाले दावेदारों से भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1-to-1 चर्चा की। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले ग्वालियर इलाके में कांग्रेस के संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए और इसी को लेकर विजिलेंस से लेकर ब्लॉक और मंडल सेक्टर स्तर तक संगठन को खड़ा करने को लेकर आज बैठक में मंथन किया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात की नसीहत नेताओं को दी है कि उपचुनाव से पहले ब्लॉक और सेक्टर स्तर तक कांग्रेस की टीम को खड़ा कर लिया जाए ताकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुश्किल ना हो। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि दावेदारी को लेकर सभी नेताओं को सर्वे का इंतजार करना होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 3 स्तर का सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के आधार पर ही दावेदारों को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ हर दिन 2 से 3 बैठक कर फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं और इसी के तहत आज ग्वालियर इलाके में होने वाले उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्वालियर की डीआरडीओ के लिए ग्वालियर में 140 एकड़ जमीन देने की मांग की है। शहर के बीचों बीच स्थित डीआरडीओ की शिफ्टिंग का मामला लंबे समय से लटका हुआ है। यही वजह है कि अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है, जिसमें तोमर ने सरकार से डीआरडीओ को 140 एकड़ जमीन जल्द देने की मांग की है। दरअसल शहर से बाहर शिफ्ट होने के लिए डीआरडीओ ने 140 एकड़ ज़मीन की मांग की थी। आपको बता दें कि डीआरडीओ के 200 मीटर के दायरे में करीब 5000 से ज़्यादा भवन मौजूद है। सुरक्षा मानकों के आधार पर हाई कोर्ट ने इन सभी भवनों को हटाने का आदेश दे दिया था। इन भवनों को हटाने में 9000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पर बेदखली का संकट मंडराने लगा है। यही वजह है कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए डीआरडीओ और प्रशासन लगातार इस पर बातचीत कर रहे थे। दरअसल बीजेपी डीआरडीओ की शिफ्टिंग के मसले को विधानसभा उपचुनाव से पहले निपटाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं बीजेपी इसे अपने लिए फायदे का सौदा मानेगी। राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर में आज फिर 50 से ज़्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर के हॉट स्पॉट जोनों के साथ साथ अब अन्य क्षेत्रों से भी पॉजिटिव मरीज निकलते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब सघन सर्वे के तहत बड़ी संख्या में सैंपल्स कलेक्ट करने में लगी हुई है। राजधानी भोपाल में सोमवार को भी आधा सैकड़ा से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज जेके रोड स्थित सीपेट का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा शहर के अलग अलग कॉलोनियों में 5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। आधे मरीज नए शहर में मिले हैं, जिनमें कुछ ऐसी कॉलोनियां भी शामिल हैं जहां अभी तक संक्रमण नहीं था या 1-2 मरीज ही उस क्षेत्र से निकल कर के सामने आए थे। ऐसे में नए शहर पर खतरा लगातार गहराता ही जा रहा है। जय भीम नगर नया हॉटस्पॉट जोन बन गया है। पंचशील नगर से सटे जय भीम नगर में कोरोना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। यहां तीसरे दिन लगातार मरीज मिले हैं। सोमवार को आई रिपोर्ट में जय भीम नगर और नर्मदा भवन के पीछे बनी झुग्गियों में आधा दर्जन से अधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन मोहल्लों में शनिवार और रविवार को भी लगातार 2 दिनों से पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे थे। यहां आज सघन सर्वे अभियान के साथ बड़ी संख्या में लोगों से सैंपल लिए जा रहे हैं। इन सभी संक्रमित मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। जहां आधे मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है तो वहीं आधे मरीजों को होम आइसोलेट होने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का फिलहाल फोकस यही है कि हर हाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जाए ताकि शहर में बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम हो सके।
सिवनी में मानसून की बारिश शुरू होते ही मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज आखिरकार मंडी प्रबंधन की लापरवाही की भेंट चढ़ना शुरू हो गया है। बारिश के शुरू होते ही मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखे अनाज का खराब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिवनी की घनसोर समेत अन्य कृषि उपज मंडियों में खरीदी होने के बाद अभी भी लाखों क्विंटल गेहूं परिवहन होकर गोदामों तक नहीं पहुंच पाया है और खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल अनाज बारिश में भीगने के बाद अंकुरित हो गया है। कुछ दिन बाद यह अनाज सड़कर पूरी तरह खराब हो जाएगा। मंडी प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह है कि हर बार किसानों से उपार्जन करने के बाद फसल के रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है। व्यवस्थाओं के नाम पर पन्नियों के सहारे अनाज के स्टैक को ढककर खानापूर्ति की जाती है और बारिश प्रबंधन के तमाम इंतजामों की हकीकत सामने ले आती है, लेकिन हर बार प्रबंधन सवालों के जवाब देने से बचकर निकल जाता है। बारिश में भीगने के बाद जो अनाज अंकुरित हो गया है, आने वाले कुछ ही दिनों में यह अनाज सड़कर खराब हो जाएगा और शासन को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह अनाज के खराब होने की तस्वीरें हर साल सामने आती हैं। इन तमाम लापरवाहियों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि हर साल बारिश में अनाज खराब होता है या फिर मंडी परिसर में रखे अनाज को सुनिश्चित तरीके से खराब किया जाता है। कोरोना काल में अब आपको अपने परिचितों को रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने नहीं मिलेगा। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन कोरोना के कहर से लोगों को बचाने नित नई कवायद कर रहा है। अपनी इसी कवायद के चलते पश्चिम मध्य रेल के जलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तफरीह करने वालों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेल महकमे ने बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई का फैसला किया है, जिसके तहत बिना कंफर्म टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेवजह घूमना लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा। ऐसे लोगों पर भारी भरकम जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेल विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए बाकायदा नियम भी जारी कर दिए हैं। जलपुर रेल मंडल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्लेटफॉर्म के बाहर सख्त बैरिकेडिंग तो की है, साथ ही जालियां लगाकर लोगों की भीड़ को रोकने की भी कोशिश शुरू कर दी है। रेल अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के तहत ट्रेन का कंफर्म टिकट होने की सूरत में ही मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन रोकने रेलवे ने अपने अधिकारियों को भी सभी प्लेटफॉर्म पर तैनाती कर दी है। यात्रियों के साथ उनके रिश्तेदार या फिर परिचित उन्हें छोड़ने स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। तो इस नई कवायद के बाद अब रेलवे स्टेशन पर कोई अलविदा नहीं कह सकेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर सियासी रंग साफ नजर आ रहा है। ग्वालियर में होने वाली एक शादी के कार्ड पर सिंधिया समर्थकों को वोट न देने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के ठीक पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। ग्वालियर के रहने वाले एक युवक ने अपनी शादी के कार्ड में चुनावी स्लोगन लिखवा दिया है। शादी के बंधन में बंधे जा रहे इस दूल्हे ने जब लोगों को न्योता भेजा तो शादी में शामिल होने के साथ साथ ही कांग्रेस की जीत और सत्ता में वापसी का संदेश भी लिखवा दिया। दलित समाज के अजय ने ब्याह के पहले कार्ड में यह संदेश लिखवाया है कि जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। अजय ने यह अपील की है कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल का वोटर सिंधिया और उनके समर्थकों को जरूर सबक सिखाए और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने में सिंधिया का जो योगदान रहा है उसमें कहीं न कहीं अब जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका बदला ले सकते हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड पर भले ही चुनावी स्लोगन लिखवा दिए गए हैं, मगर ये वोटर तय करेगा कि आने वाले उपचुनाव में वो कौन सी पार्टी और कौन से नेता को विजय दिलाता है। 84 दिनों के लंबे इंतजार के बाद धार्मिक स्थल खुल गए हैं, यानी भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो कम हो चुकी है। और जब धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो बहुत कुछ बदलाव श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। यानी एंट्री गेट पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा और उसी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए ये जो मार्किंग है वो मंदिर परिसर में की गई है। यानी जब भी लोग मंदिर में पहुंचेंगे तो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनको करना होगा और श्रद्धालुओं के मंदिर में आने से पहले जो सैनिटाइजेशन है वो किया जा रहा है। सैनिटाइज मंदिर परिसर को किया जा रहा है, सीढ़ियों को किया जा रहा है। ये जो रेलिंग है ये बनाई गई है, इसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी मंदिर परिसर में जब आप भगवान के दरबार तक पहुंचेंगे उसके पहले इस तरह का जो पार्टीशन किया गया है, यानी एक तरफ से श्रद्धालु की एंट्री होगी और इसके दूसरी तरफ से श्रद्धालु बाहर जा सकेंगे। यानी आने और जाने में भी श्रद्धालुओं के बीच में दूरी रखी गई है। और ये जो आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, जब भी आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो जगह जगह पर इस तरह के जो नोटिस बोर्ड हैं वो चस्पा किए गए हैं, जिसमें लिखा है कि आप मंदिर में आएंगे सिर्फ दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मिठाई, फूल माला, चुनरी चढ़ाना पूरी तरह से बंद है। कोरोना संक्रमण के दौरान भगवान और भक्त के बीच की दूरी जरूर कम हो गई है, लेकिन अब
अनुशासन के साथ भगवान के मंदिर में पहुंचना होगा, दर्शन करने होंगे और नियमों का पालन करना होगा या अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा और मास्क लगाकर ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क ने आज गेट खोल दिया है, जिसके बाद यहाँ पर पर्यटकों का जाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क प्रबंधन ने भी बड़ी ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जो भी जिप्सी हैं, जो भी गाड़ियाँ अंदर पार्क की ओर जाती हैं, उन गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सुविधा भी रखी गई है कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आएंगे उनकी पूरी तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ ही यहाँ पर यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ पार्क के अंदर जाएंगे उनके लिए एक विशेष प्रकार की सुविधा रखी गई है, जो कि उनके जो व्हीकल्स हैं उनकी भी सैनिटाइज होंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। जहाँ पर गाड़ियाँ जहाँ पर करीब कैंटर वाहनों में 18 लोग सवार होते थे, वहाँ पर अब करीब 12 लोग ही सवार होंगे। इसके साथ ही एक ही परिवार के करीब 6 लोगों को जिप्सी में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप एक कान्हा पार्क प्रबंधन एक खास तौर पर एक और सुविधा रखी है। वहाँ पर जितने भी पर्यटक आएंगे उनकी पूरी डाटा एंट्री तैयार की जाएगी। पार्क प्रबंधन की ओर से इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन सब सुरक्षा के इंतजाम के साथ जो कान्हा नेशनल पार्क है उनका गेट खुल चुका है और यहाँ पर जो जितने भी पर्यटक आएंगे एक बार फिर बाघों का दीदार आसानी से कर सकेंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। रायपुर सराफा एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वो अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही खोलेंगे। ये निर्णय इसलिए सराफा एसोसिएशन ने लिया है क्योंकि जिस तरह से राजधानी रायपुर में जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है क्योंकि संक्रमण न फैले और संक्रमण जो है स्थिर रहे। इसीलिए सराफा एसोसिएशन ने निर्णय ले लिया है कि वो दुकानें अपनी सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक ही खोलेंगे और रविवार को पूरी तरह से दुकानें बंद रहेंगी। ये निर्णय ले लिया है। उसके अलावा राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी दुकानें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन सराफा एसोसिएशन ने जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही दुकान खोलेंगे और रविवार को पूरी तरह से दुकानें जो सराफा की हैं वो बंद रहेंगी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। 90 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। रायपुर में आज पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 20 पैसे मिल रही है। कल के मुताबिक 46 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में दर्ज की गई है और इसके अलावा डीजल की कीमतों में भी 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आम आदमी इससे तो जूझ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। देखना ये होगा कि सरकार इस पर किस तरह से नियंत्रण लगाती है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का असर आम आदमी पर कुछ इस तरह भी होता है कि डेली यूजेस के जो सामान है, ट्रांसपोर्टेशन का जो शुल्क है वो भी बढ़ जाता है और इससे आम जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होती है और महंगाई बढ़ती है। तो सीधे तौर पर केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बल्कि अन्य चीजों पर भी दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और जिसका सीधा असर आम आदमी पर दिखाई देगा। दुर्ग और प्रदेश में बढ़ रहे लगातार कोरोना के मरीजों के मद्देनज़र यहाँ पर दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर रेलवे रायपुर मंडल के द्वारा में करीब 55 कोच को तैयार किया गया है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील किया गया है। ये देख सकते हैं कि आप ये रेलवे मंडल द्वारा तैयार किया गया है, रायपुर रेल मंडल के द्वारा तैयार किया गया है दुर्ग में, जहाँ पर कोच में जो है वो तमाम सुविधाएँ देने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से नेट लगाया गया है। और इसके साथ साथ जो मरीज यहाँ पर होंगे करीब 8 मरीज एक बोगी में रह सकेंगे। इसके अलावा एक केबिन जो होगा वो नर्सिंग स्टाफ के लिए होगा। तो इस तरह से 9 केबिन रहेंगे जिसमें 8 मरीज होंगे और एक नर्सिंग स्टाफ होगा। इस तरह से 9 लोग कुल यहाँ पर रह सकेंगे। यहाँ पर पानी की व्यवस्था किया जाए, हवा की बात किया जाए और तमाम जो ऐसी सुविधाएं जो आवश्यक होती है इलाज के लिए, वो ये सुविधाएं यहाँ पर तमाम रहेंगी ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। तो इस तरह से रेलवे और राज्य शासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, तो आपातकालीन की स्थिति में इन आइसोलेशन वार्ड का उपयोग किया जा सके।
कवर्धा में जो है एक बार फिर टिड्डियों का दल जो है आसपास जो है मंडराने की जो है सूचना मिली है। अभी फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के मोहगांव गांव में जो है वो बीते 4 से 5 दिनों के बीच में वहां पे डेरा डाले हुए हैं और इसके बाद जो है इसका रुख आगे जो है कवर्धा जिले की ओर होगा। छत्तीसगढ़ में जो है चिल्फी के रास्ते जो है इनका प्रवेश की बात जो कही जा रही है। हालांकि अभी तक जो है 4 ऐसे दल हैं जो मध्य प्रदेश के रास्ते होते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के होते हुए आगे बढ़ चुके हैं। हर बार उनकी स्थिति रहती है कि कवर्धा जिले की ओर इनका रुख होगा, पर हवा की दिशा के अनुसार इनकी जो दल का जो उड़ने की दिशा है वो तय होती है। तो अभी फिलहाल जो है कवर्धा दिशा की ओर हवा न चलने की वजह से जो है टिड्डियों का दल जो है मध्य प्रदेश के ही मंडला जिले के मोहगांव में जो है डेरा जमा हुए हैं। इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जो टिड्डियों का हरा भरा जो पेड़ पौधा है, जो घास है, जो हरी पत्तियाँ मिल रही हैं, इसकी वजह से उनकी रफ्तार जो है काफ़ी धीमी हो गई है और जो है इस कारण से जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस संबंध में जो है कृषि विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है, उप संचालक से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि फिलहाल जो है इस और जो कवर्धा जिले की ओर जो है टिड्डियों का दल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर किसी भी स्थिति में यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए उसको जो उपाय है वो माकूल व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। कीटनाशक की व्यवस्था है, जो पूरी टीम है वो तैनात है, उन पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पे पहुँचे हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है एक दूसरे से जो अधिकारी हैं और दूसरे जो राज्य के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके जो है लिया जा रहा है। और ज़िले में भी पूरी जो है व्यवस्था की गई है कि अगर इस ज़िले में टिड्डियों का दल पहुंचता है तो उसके रोकथाम के उपाय किए जाएं। और इसे साफ तौर पर जो है अभी छत्तीसगढ़ में जो फसलों की हम बात करें तो गन्ना की फसल जो प्रमुख है जिससे टिड्डियों को नुकसान हो सकता है और दूसरी जो है सब्जियों की फसल है उसको नुकसान हो सकता है। जिसको देखते हुए जो है कृषि विभाग जो है पूरी तरह से तैनात है और उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। जिले की ओर बढ़ रहे टिड्डी दल की रफ्तार अभी थम गई है। इसका कारण है पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक के बारिश ने टिड्डी दल की जो रफ्तार है उसे धीमी कर दी है और रोक दिया है। कहीं ना कहीं इसका फायदा राजनांदगांव जिले को मिल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि खतरा अभी भी टला नहीं है। जो टिड्डी दल है वो राजनांदगांव जिले से 40 किलोमीटर दूर है। हम आपको बता दें कि ये जो टिड्डी दल है महाराष्ट्र के गोंदिया में अभी स्थित है और ये टिड्डी दल वहाँ ठहरा हुआ है और मौसम के कारण अभी ये वहाँ से उड़ान नहीं भर रहे हैं और मौसम के ही कारण ये टिड्डी दल वहाँ थम से गए हैं, रुके हुए हैं। लेकिन ज़िले के लिए खतरा अभी भी बरकरार माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टिड्डी दल की जो स्थिति है, जो दिशा है, उस पे जिला प्रशासन बराबर नज़र बनाए हुए है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और 15 शहर 15 रिपोर्टर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस की प्रायोजक